नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 24 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 वाले टाइम जोन में आया था। आपको पता है कि इस क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन दिए होते हैं, जो कि हमें 10 से 12 मिनट में 100% नियर 100% एक्यूरेसी के साथ हमें ये करने होते हैं। और 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, वोकैबुलरी भी अच्छे से समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठ के, और जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें एग्जामिनेशन हॉल में तो किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, यही सब सिखाने के लिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ। तो ठीक है, ये है हमारा आज का सेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। अ ऑनरेबल पर्सन डिजर्व्स रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। पहली स्ट्रक्चर को देखिए, मतलब पहले पार्ट को देखिए। यहाँ पर ये जो ऑनरेबल है, जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है इस पर्सन नाउन के लिए, वोवेल साउंड के साथ है। अगर वोवेल साउंड के साथ यहाँ पर लिखा हुआ कोई वर्ड है और उससे पहले कोई भी आर्टिकल ए या एन आप लिख रहे हो, तो आपको वोवेल साउंड के साथ एन लगाना है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाना है। 8वीं क्लास में बात सिखा दी जाती है और एडिट दे दी एसएससी में। तो ए पार्ट में हमें गलती ढूंढनी है, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। फर्स्ट ऑप्शन में सी पार्ट को दिया है, ए पार्ट को दिया है थर्ड ऑप्शन में। यहां पर भी एसएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो जल्दबाजी वहां दिखाए जहां जरूरी हो। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें बताना है गेज, एफरवेसेंट, फ्रॉस्टी, टेरिफाइंग। गेज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, गेज की स्पेलिंग ये नहीं होती है, GAUGE। गेज होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, चारों ही वर्ड की मीनिंग में आपको समझा देता हूँ। ये होता है गेज। गेज एक मीजरिंग डिवाइस होती है। जब आप अपने टायर में हवा डलवाने जाते हैं किसी दुकान पे, तो वो पहले गेज करता है, मीजर करता है कि आपके बाइक या कार के टायर में कितनी हवा मौजूद है और उसको कितनी डालनी है। इस मेजरिंग डिवाइस को, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं गेज। स्पेलिंग होती है GAUGE। तो इस मेजरिंग डिवाइस को जब गेज रिफर करेगा तो नाउन हो जाएगा। इसी मीनिंग में, ऑलमोस्ट इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए वर्ब के फंक्शन में भी आ सकता है। गेज जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू कैलकुलेट और मेजर एन अमाउंट by using this device। ये हो गया गेज का मतलब। फिर आगे एक वर्ड है एफरवेसेंट। एफरवेसेंट में देखिए जरा, ये सॉफ्ट ड्रिंक मैंने आपको दिखाई है जिसमें बबल्स उठ रहे हैं। तो एफरवेसेंट किसी भी ऐसे लिक्विड को रिफर करता है जिसमें इस तरह के गैस के बबल्स उठ रहे हो। एफरवेसेंट जब एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव भी होता है एफरवेसेंट, एडजेक्टिव के फंक्शन में रिफर करता है प्रोड्यूसिंग बबल्स ऑफ गैस। कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें इस तरह के गैस के बुलबुले उठ रहे हो, बबल्स उठ रहे हो, उसको हम कह सकते हैं एफरवेसेंट। ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग। मेटाफोरिकल मीनिंग में मैं आपको समझा देता हूं। एफरवेसेंट का मतलब हो जाएगा एक्टिव, पॉजिटिव और फुल ऑफ एनर्जी। कुछ भी ऐसा जो बहुत ज्यादा उछल रहा हो इन बुलबुलों की तरह, उसको हम एफरवेसेंट कह सकते हैं। मतलब जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा एनर्जी हो उसमें, एक्टिव, पॉजिटिव और फुल ऑफ एनर्जी। फिर एक वर्ड आया फ्रोस्टी। फ्रोस्टी बना है फ्रोस्ट से। फ्रोस्ट का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आ जाने की वजह से किसी भी सरफेस पर जो आइस के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं उनको कहते हैं फ्रोस्ट। देखिए जैसे यहाँ पर ये कोई फ्रूट है, इसकी सरफेस पर आपको आइस क्रिस्टल दिख रहे होंगे जो कि टेम्परेचर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने की वजह से हुआ है। यहाँ पर ये लीव्स है, इनके ऊपर आइस क्रिस्टल्स है। यहाँ पर ये कोई कार है, उस कार की सरफेस पर आइस क्रिस्टल दिखाए गए हैं। तो इन्हीं आइस क्रिस्टल्स को कहते हैं फ्रोस्ट, जो कि टेम्परेचर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आ जाने की वजह से किसी भी सरफेस पर जमा हो जाते हैं। फ्रोस्ट हो गया नाउन जो इन आइस क्रिस्टल को रिफर करेगा। फ्रोस्टी मतलब जो इस फ्रोस्ट को इंक्लूड करता हो। फ्रोस्टी का मतलब हो गया हैविंग फ्रोस्ट या इंक्लूडिंग फ्रोस्ट।
या रिलेटेड टू फ्रॉस्ट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को। अंडरलाइन वर्ड जो कि एक वर्ब है, इन्फिनेटिव का हिस्सा बनी हुई है, टू प्लस V1। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है और किस मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब को हमें यूज करना है इस इन्फिनेटिव में। तो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्रीड टू वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन द मूवी। देखिए, वेव को यहाँ पर वर्ब के फंक्शन में यूज किया गया है, इस इन्फिनेटिव में लगाकर। वेव का मतलब होता है टू मूव हैंड और समथिंग अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ। अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से हिलाऊं तो मैं इसको वेव कर रहा हूं, या इस तरह से अप एंड डाउन करूं तो ही मैं इसको वेव कर रहा हूं। और इसी तरह की मूवमेंट को भी वेव कहा जाता है। वेव जब नाउन के फंक्शन में होता है तो इसी तरह की मूवमेंट को तो रिफर करता है। अब इस तरह की मूवमेंट एयर में भी हो सकती है, वाटर में भी हो सकती है। तो एयर वेव, वाटर वेव, इस तरह की बातें बोल दी जाती है, इस तरह की टर्म्स यूज की जाती हैं। हालांकि वेव रिफर करता है एक मूवमेंट को। तो यहाँ पर कोई अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट किया गया है क्या वो गवर्नमेंट एग्री कर गई है कि एंटरटेनमेंट टैक्स को ऊपर नीचे हिला दो या आगे पीछे हिला दो? एंटरटेनमेंट टैक्स को हिलाने की बात हो रही है क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हिलाना था? तो यहाँ पर वेव वर्ब जो है गलत हो गई। फिर इन चारों वर्ब के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। देखिए, वेब तो नाउन है। वेब का मैं अभी मीनिंग आपको समझा देता हूँ, इमेज में आपको दिखा देता हूँ। वेब तो नाउन है, इसको तो कंटेक्स्ट से हटा दो। वेब का मतलब होता है समथिंग दैट इज इंटरकनेक्टेड। कुछ भी जो आपस में जुड़ा हुआ है, वो सारी उस इंटरकनेक्शन को हम वेब कहते हैं। इंटरनेट क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई डिवाइसेस का ग्रुप ही तो है। यहाँ पर देखिए, इस इमेज में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे कंप्यूटर डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे डाटा सेट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी इंटरकनेक्टेड थिंग को ही वेब कहा जाता है। यहाँ पर ये स्पाइडर का वेब मैंने आपको दिखाया है, जो कि वो एक दूसरे से इन तारों को या वायर को, जो भी कहेंगे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में, इनको जोड़कर बनाती है। ये स्पाइडर वेब हो गया, ये आपका इंटरनेट वेब हो गया, ये आपका डिवाइसेस का वेब हो गया। तो वेब तो नाउन होता है, तो इसको तो हटा दो। वेजर, वेव और वेवर की बात कर लेते हैं। देखिए, वेजर, वेजर का मतलब होता है, वेजर नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। वेजर जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है अ बेट या अ स्टेक, कोई शर्त लगा देना। कोई इवेंट चल रहा है, उस इवेंट के रिजल्ट पर कोई शर्त लगा देना। कोई मैच चल रहा है दो टीमों के बीच में, क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, उस मैच के आउटकम पर, रिजल्ट पर शर्त लगा देना, उस शर्त को कहेंगे बैट या स्टेक या कहेंगे वेजर। और जब वर्ब होगा तो भी ये शर्त लगाने की मीनिंग को कन्वे करेगा। वेजर का मतलब हो जाएगा टू बैट, शर्त लगा देना किसी इवेंट के आउटकम पर, रिजल्ट पर, कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब इस मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड भी हमें हमारे ऑब्जेक्टिव मीनिंग में, ऑब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं चाहिए सेंटेंस के। वेव का क्या मतलब होता है? वेव होती है वर्ब, और वेव का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं। वेव का मतलब होता है टू गिव अप ए राइट और क्लेम ऑन समथिंग। आपका कोई अधिकार है, आपका कोई क्लेम है, उसको छोड़ देना, गिव अप कर देना, लेट गो कर देना, अरे छोड़ो, जाने दो यार, मत देना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट उस टैक्स को लेट गो कर रही है, फोरगो कर रही है, रेलिंक्विश कर रही है। गवर्नमेंट का अधिकार है एंटरटेनमेंट टैक्स लेना किसी मूवी पर। गवर्नमेंट कह रही है चलो ठीक है, इस मूवी पर तुम एंटरटेनमेंट टैक्स मत देना, तो वो अपने राइट को, अपने क्लेम को गिव अप कर रही है। तो यहाँ पर सही वर्ब आनी चाहिए थी वेव। इस मीनिंग में लिखा देता हूं, वेव का मतलब हो जाएगा टू गिव अप अ राइट और क्लेम, या फिर टू फोरगो, या टू रेलिंक्विश, टू रेलिंक्विश। वेव से ही बना है वेवर। वेवर होता है नाउन। वेवर का मतलब वो एग्रीमेंट जिसमें ये कह दिया गया हो ठीक है तुम ये पे मत करना, ये चीज मत करना। वेवर का मतलब हो गया एन एग्रीमेंट दैट
you don't have to pay or obey something. वेब का मतलब मैंने आपको समझाई दिया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन जो कि वेव है। सही वर्ब आपके सेंटेंस में लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या लिखा है। एरर को हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। देखिए ये जो मेन क्लोज है ना जिसमें आस्क वाली एक्टिविटी हुई है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट के किसी पॉइंट पर हुई है। पास्ट इंडेफिनिट में दी है, पास्ट के किसी पॉइंट पर हुई है, तो पास्ट के किसी पॉइंट से आगे के समय को रिफर करने के लिए विल नहीं वुड लगाया जाता है। इसको मैं टाइमलाइन पर आपको समझा देता हूं। ये आपकी टाइमलाइन है। यहां पर ये इस पॉइंट पर ये सेंटेंस आपने किसी से कहा, और जिस पॉइंट पर आप कहते हो वही पॉइंट जो है प्रेजेंट का टाइम होता है। लेकिन ये जो जिससे भी आपने सेंटेंस कहा, ये आस्क वाली एक्टिविटी तो यहां हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट के पॉइंट पर हुई है। और जो भी रिसेप्शनिस्ट ने दिया से कहा या पूछा वो इसके बाद होने वाला एक्शन है, यानी कि टेक ए सीट और वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। ये इस आस्क के बाद होने वाला एक्शन है, किए जाने वाला एक्शन है, जो भी वो पूछ रही है रिसेप्शनिस्ट दिया से। तो पास्ट के किसी पॉइंट से आगे के समय में होने वाले एक्शन को रिफर करने के लिए विल नहीं वुड लगाया जाता है। विल लगाया जाता है प्रेजेंट के पॉइंट से आगे के समय में होने वाले एक्शन के लिए। तो यहां पर इफ दिया वुड टेक ए सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन, वुड लगा दिया मोडाल की तरह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहां पर, और एंड कंजंक्शन से टेक और वेट दो वर्ब को जोड़ रहे हैं। तो कौन से पार्ट में एरर निकाल दोगे फिर? फोर्थ ऑप्शन में गलती निकालोगे और फिर आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 5, सब्स्टिट्यूट करना है इस फ्रेज को जो लगी हुई है। ये एक इडियम या फ्रेज हमें यहां से ढूंढकर बतानी है जो इस मीनिंग को कन्वे कर सके। समझ लेते हैं क्या मीनिंग है। महेश हैज लर्न नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, इस मीनिंग को कन्वे करने वाला इडियम इन चारों में से कोई एक दिया है, हमें बताना है। पुल समवन्स लेग, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूं। देखिए इमेज से चीजों को समझना भी आसान हो जाता है और दिमाग में ज्यादा समय तक रहती है, हमें कंटेक्स्ट पता लग जाता है कि हम एक्चुअली में क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में। पुल समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग का मतलब है टू डिसीव समवन प्लेफुल्ली, टू टीज समवन, किसी को मजाक मजाक में धोखा देना या उससे झूठ बोलना। गांव में हमारे गए थे टांग खिंचाई करना, टांग खींच रहा है सीरियसली मतलब ऐसी तेरी टांग खींच रहे थे, परेशान मत हो। तो पुल समवन्स लेग का मतलब हो जाएगा टू डिसीव समवन प्लेफुल्ली, टू डिसीव समवन प्लेफुल्ली, या टू टीज समवन, टू टीज समवन, किसी को मजाक मजाक में परेशान करना। फिर आगे एक इडियम आया है, इट इज द लास्ट स्ट्रो, सॉरी इडियम तो कुछ हो रही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। इडियम है डेट इज द लास्ट स्ट्रो, समझिए डेट इज द लास्ट स्ट्रो, ये आपका इडियम है। अभी इडियम जिस प्रोवर्ब का या कहावत का हिस्सा है, मैं पूरा कंटेक्स्ट के साथ उसको ही समझा देता हूं। वो कहावत है इट इज द लास्ट स्ट्रो दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक ऊंट दिखाया गया है, कैमल दिखाया है, जिस पर ये स्ट्रो यानी कि घास या पुराल बोल देते हैं गांव में हमारे, पुराल की तूलिया या स्ट्रो इस पर लादी जा रही है, एक के बाद एक इसका वजन बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो जो लास्ट स्ट्रो है, ये वो स्ट्रो है जो कि लास्ट है, या ये वो स्ट्रो है जिसको इस ऊंट की कमर पर बैक पर रखने से वो कोलैप्स कर गया। तो ये वो स्ट्रो है जिसकी वजह से ऊंट कोलैप्स कर गया या उसकी कमर जो है कैमल की जो बैक है वो ब्रेक कर गई, ये वो स्ट्रो है। तो इसको हम कहते हैं लास्ट स्ट्रो, यानी कि अभी तक वो झेल रहा था, तुम वजन बढ़ाते जा रहे थे, उसके साथ अनप्लीजेंट इवेंट होते जा रहे थे, अभी तक वो झेल रहा था।
लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया, इस इस एक स्ट्रो को रखने से उसकी कैमल की जो बैक है वो ब्रेक हो गई और वो सह नहीं पाया और गिर गया, कोलैप्स कर गया। इस वाली स्ट्रो को, जिसकी वजह से ऊंट कोलैप्स कर गया, उसकी कमर टूट गई, इसको कहा जाता है लास्ट स्ट्रो। कहावत ये है। अब इसका ह्यूमन कंपैरिजन या रियल लाइफ सिचुएशन जो ह्यूमन के साथ हो सकती है वो क्या है? मान लो कि किसी पर्सन के साथ कोई अनप्लीजेंट इवेंट हुआ, फिर कोई अनप्लीजेंट इवेंट हुआ, फिर कोई बुरी घटना हो गई, फिर कोई बुरी घटना हो गई, फिर कोई बुरी घटना हो गई, यहां तक तो वो झेल रहा है। लेकिन जैसे ही ये वाली घटना हुई, अब वो कोलैप्स कर गया। यहां तक तो वो टॉलरेट कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, यार चलो ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं, जिंदगी है, झेल लेंगे। लेकिन जैसे ही ये वाली घटना हुई, अब वो कोलैप्स कर गया। तो वो इस घटना की वजह से, यहां तक तो वो झेल ही रहा था, यहां तक तो वो टॉलरेट कर ही रहा था सिचुएशन को, लेकिन जैसे ही ये वाली घटना हुई वो कोलैप्स कर गया, उसकी कमर टूट गई, वो गिर गया। अब वो आगे कुछ और अनप्लीजेंट इवेंट को या किसी भी दुर्घटना को, किसी बुरी घटना को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस वाली जो आखिरी का अनप्लीजेंट इवेंट है, इसको कहते हैं लास्ट स्ट्रो। ये वो लास्ट स्ट्रो है जिसने उस ऊंट की या किसी इंसान की कमर तोड़ दी, उसको कोलैप्स कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको लिखने की बात करूं, लिखने की कोशिश करूं आपके सामने, तो इसको किस तरह से बताया जा सकता है? दैट इज द लास्ट स्ट्रो, यानी कि द लास्ट स्ट्रो वो अनप्लीजेंट इवेंट है जिसकी वजह से कोई पर्सन कोलैप्स कर गया या फील करने लगा कि बस अब और ज्यादा वो नहीं सह सकता। तो द लास्ट स्ट्रो का मतलब हो जाएगा द लास्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स। बहुत सारे अनप्लीजेंट इवेंट्स उसके साथ हुए, उसमें से जो लास्ट वाला था उसको लास्ट स्ट्रो रिफर कर रहा है। द लास्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स दैट मेक यू कोलैप्स और फील that you can't continue to accept the situation या accept the unpleasant event, जिसकी वजह से आप ये फील करने लगे कि बस बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा अनप्लीजेंट इवेंट्स को, और ज्यादा टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनप्लीजेंट इवेंट्स, इसको कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ। आगे दिया हुआ है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कई बार इस ग्रेन की जगह पिंच भी लिखा हुआ आता है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का कंटेक्स्ट क्या है? कहां से इडियम का, और देखिए इडियम या प्रोवर्ब जो होती है, कहावतें होती है, इनका एक ओरिजिन होता है, इनका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है। अगर हम इसको जान ले, समझ ले, तो इनको रटने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर इस पर्सन ने इस पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन एक तरह का एग्जैजरेशन है, मतलब कि इसने बढ़ा चढ़ाकर कुछ बताया, कुछ हुआ था, कोई घटना इसने इसको बताई, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बताई, एग्जैजरेट करके बताई। अब इस पर्सन ने इसकी दी गई इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली ट्रू ना कंसीडर करके उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लिया। मतलब जो ये बताया था, जो भी इंफॉर्मेशन इसने दी थी, उस इंफॉर्मेशन को इस पर्सन ने कंप्लीटली ट्रू ना कर समझ के, कंप्लीटली ट्रू कंसीडर ना करके, उसको पिंच ऑफ सोल्ट यानी कि ग्रेन ऑफ सोल्ट या एक चुटकी नमक या एक नमक के दाने के साथ लिया। मतलब उसने इसको इस तरह से लिया कि इसमें कुछ मिलावट हो सकती है, इसमें एग्जैजरेशन हो सकता है हुआ कुछ और हो, लेकिन ये जो मुझे बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, या 19-20 कुछ होगा। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है वो 100% कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है, उसमें से कुछ हिस्सा एक्यूरेट हो सकता है, कुछ ये इधर उधर से सुनी सुनाई बता रहा होगा, कुछ ये बढ़ा चढ़ाकर बता रहा होगा। तो इसको कहते हैं टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इट रेफर करता है मोस्टली किसी इंफॉर्मेशन को, किसी न्यूज को जो आपको कोई व्यक्ति दे रहा है, जो आप सुन रहे हो। टेक समथिंग या टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब हो जाएगा टू नॉट बिलीव इट कंप्लीटली।
या टू नॉट टेक समथिंग सीरियसली। किसी व्यक्ति ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी और आपने उसका पूरी तरह से भरोसा नहीं किया या आपने उसको पूरी तरह से सीरियसली नहीं लिया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या अ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ टेक कर रहे हैं। नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली के मीनिंग को कन्वे करने वाला इडियम यही है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आगे एक और इडियम है, उसका मीनिंग समझेंगे। तो थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन हो गया, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। फोर्थ ऑप्शन में जो इडियम दिया है, इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। योर गैस इज एज गुड एज माइन। ये कहावत यूज की जाती है आई डू नॉट नो के मीनिंग को रिफर करने के लिए। आई डू नॉट नो, भाई आप क्या कहा जा रहा है आपसे, योर गैस इज एज गुड एज माइन, मतलब आप भी गैस कर रहे हो, आपको भी नहीं पता, और मैं भी गैस कर रही हूं या मैं भी गैस कर रहा हूं, मुझे भी कुछ नहीं पता। तो अगर आपको ये कहना है आई डू नॉट नो, तो आप कह सकते हैं योर गैस इज एज गुड एज माइन। आप भी गैस कर रहे हो, आप भी अंदाजा लगा रहे हो, मैं भी अंदाजा लगा रही हूं, मुझे भी कुछ नहीं पता। आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनियम बताना है डिसहेवल्ड का। देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है तो आप सीधे ऑप्शन पर इसके मीनिंग का एंटोनियम छाटेंगे और आगे बढ़ेंगे। डिसहेवल का मतलब क्या होता है, डिसहेवल, द बॉय लुक्ड डिसहेवल्ड एंड लॉस्ट। देखिए द बॉय, यहाँ पर ऐसा वर्ड ये आया है डिसहेवल्ड, जो कि मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा हटके है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, समझा होगा। तो द बॉय सब्जेक्ट हो गया। एक बार सेंटेंस के कंटेक्स्ट को समझ लेंगे। लुक्ड यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह लग रही है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव के फंक्शन में है। तो एडजेक्टिव के फंक्शन में है, इसका मीनिंग क्या है, डिसहेवल्ड का मतलब है वेरी मैसी, यानी कि किसी पर्सन के अपीयरेंस को, लुक्स को रिफर करने के लिए यूज होने वाला वर्ड है डिसहेवल्ड। और डिसहेवल्ड का मतलब वेरी मैसी, मतलब मैसी का मतलब डर्टा, उलट पुलट कुछ भी, बाल इधर पड़े हैं, शर्ट अनशर्ट हो रही है, पैंट भी पता नहीं, जूते भी किस तरह से पहने हुए हैं, फीते खुले हुए हैं। वेरी मैसी मतलब वेरी डर्टी, उलट पुलट। तो इसका एंटोनियम अगर आपको बताना है तो टाइडी, क्लमसी, एक्साइटेड, इन्फ्यूरिएटेड, इसका एंटोनियम हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड हो जाएगा टाइडी। टाइडी एडजेक्टिव है और टाइडी का मतलब होता है नीट, साफ सुथरा। किसी पर्सन के अपीयरेंस या उसके बिहेवियर को रिफर करने के लिए अगर यूज किया जाएगा तो टाइडी का मतलब हो जाएगा नीट, या फिर टाइडी का मतलब हो जाएगा नीटली अरेंज्ड। मान लो किसी प्लेस की बात कर रहे हैं या किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो टाइडी का मतलब हो सकता है नीटली अरेंज या इन ऑर्डर, सब कुछ एक क्रम में हो, ऑर्डर में रखा हुआ हो। तो डिसहेवल्ड का अपोजिट है टाइडी। क्लमसी का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है, एक्साइटेड का मतलब तो आपको पता ही होगा। इन्फ्यूरिएट एक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री, टू मेक समवन एंग्री। इन्फ्यूरिएटेड मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको गुस्सा दिला दिया गया हो, जो कि एंग्री स्टेट में हो। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब हो जाएगा एंग्री, ये भी इसका एंटोनिम नहीं होना था। क्लमसी का मतलब हो सकता है ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, जो चाल ढाल में ऑकवर्ड हो, जिसका चाल ढाल सही ना हो। ढाल मतलब मैनर और मूवमेंट मतलब चाल। तो क्लमसी का मतलब ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, जिसका चाल ढाल सही ना हो, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, फैटल, फैटल का मतलब होता है डेडली, DATLY, या कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ।
ये हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ग्रूसम का मतलब क्या होता है, ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है, फोस्टर का मतलब क्या होता है। देखिए पहले फोस्टर का मतलब जानेंगे। ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। इन दोनों के मीनिंग एक साथ जानेंगे। फोस्टर का मतलब क्या होता है, फोस्टर वर्ब भी हो सकती है और एडजेक्टिव। फोस्टर जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे की केयर करना। टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, या टू एनकरेज द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के डेवलपमेंट को या ग्रोथ को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, बढ़ाना। टू एनकरेज द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ समथिंग। फोस्टर जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू द केयर ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे की केयर से रिलेटेड कुछ भी फोस्टर कहा जा सकता है। रिलेटेड टू द केयर ऑफ अ चाइल्ड, ये किसी होम को देख के कह सकते हैं फोस्टर होम है। फोस्टर होम मतलब ऐसा होम जहां पर किसी बच्चे की केयर की जाती है। ग्रूसम और ग्रोटेस्क के मीनिंग को समझने के लिए आप आइए जरा इस इमेज पर। देखिए ग्रूसम का मीनिंग है वेरी अनप्लीजेंट और शॉकिंग। इमेज पे ही बताता हूं। ग्रूसम का मीनिंग है वेरी अनप्लीजेंट, वेरी अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग। अब देखिए यहां पर मैंने एक इमेज दिखाई है, यहां पर भी एक इमेज दिखाई है, जो कि दोनों की दोनों अनप्लीजेंट है, थोड़ी सी डरावनी है। यहाँ पर भी एक डरावनी इमेज, डरावनी सीनरी को मैंने दिखाया, यहाँ पर भी मैंने एक डरावनी सीनरी को दिखाया है। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जिस डरावने या हॉरिफाइंग सीन को मैंने दिखाया है वो डेथ, इंजरी या ब्लडी टाइप का है। यहाँ पर जिस हॉरिफाइंग सीन को मैं दिखा रहा हूं वो थोड़ा सा ह्यूमरस है, अननेचुरल लग रहा है, या सररियल है, या कॉमिकल है। मतलब कि ये थोड़ा सिली और ह्यूमरस वे में यूज होने वाला वर्ड है। ये भी किसी डरावनी चीजों को ही रिफर करता है, ग्रूसम भी डरावनी चीजों को ही रिफर करता है। मतलब कि कुछ ऐसा जो अनप्लीजेंट हो, शॉकिंग हो, हॉरर को जनरेट करे, डर को जनरेट कर दे। लेकिन इसको हम ग्रूसम को यूज करते हैं हम ऐसे कंटेक्स्ट में जहां पर एंड या डेथ से रिलेटेड कुछ हो, ब्लड इंजरी से रिलेटेड कुछ हो, इसको यूज करते हैं। ग्रोटेस्क को यूज करते हैं हम ऐसे कंटेक्स्ट में जहां पर थोड़ा सा सिली या ह्यूमरस कंटेक्स्ट हो, जहां पर अननेचुरल या कॉमिकल, कॉमेडी से मेरा मतलब है, कॉमेडी से मतलब हास्य से नहीं, बट अननेचुरल हो, कॉमिकल हो, तो ग्रोटेस्क को हम इस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। दोनों के मीनिंग में लिखा रहता हूं, कंटेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया। वेरी अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग, या फिर हॉरिबली वॉयलेंट हो, हॉरिबली वॉयलेंट, ग्रूसम के बारे में बता रहा हूं, या फिर कॉजिंग शॉक एंड हॉरर, स्पेशली बिकॉज ऑफ डेथ और इंजरी। इंजरी और डेथ की वजह से शोक या हॉरर को जनरेट कर रहा हो, कॉज कर रहा हो। ग्रोटेस्क का मतलब है, यही लिखवाऊंगा इसमें भी, वेरी अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग इन अ सिली और ह्यूमरस वे, ह्यूमरस वे।
अननेचुरल या सररियल या कॉमिकल कंटेक्स्ट में यूज होने वाला वर्ड है, कंटेक्स्ट में यूज होने वाला वर्ड है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई मस्ट हैव ए चांस टू रेक्टिफाई में एरर। रेक्टिफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग राइट या टू करेक्ट समथिंग, टू करेक्ट समथिंग। तो इसका एंटोनियम बताना है, ऑल्टर, रीजन, मॉडिफाई या वर्सन। देखिए रीजन का तो बिल्कुल अलग वर्ड है, रीजन तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। रीजन तो चाहे नाउन हो या चाहे वर्ब हो, इसका एंटोनियम हो ही नहीं सकता। ऑल्टर का मतलब होता है टू मॉडिफाई, टू मॉडिफाई द कैरेक्टर, नेचर, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की अपीयरेंस, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी नेचर या उसकी कैरेक्टर को मॉडिफाई कर देना, बेहतर बना देना, ऑल्टर कर देना होता है। तो ऑल्टर और मॉडिफाई तो रेक्टिफाई के ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड है। यहां पर इसका अपोजिट मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड यानी कि एंटोनिम हो जाएगा वर्सन। वर्सन का मतलब टू मेक समथिंग मोर अनप्लीजेंट, मोर बैड। मतलब गलती तो थी, आपने उसको सुधार करने के बजाय और ज्यादा बेकार कर दिया, और ज्यादा उसमें एरर आ गई। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? वन हु बिलीव्स इन फेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपको। फेट से बना है फेटल, फेटल से बना है फेटलिस्ट। फेट के मीनिंग को सबसे पहले फेट के मीनिंग को समझ लेते हैं। फेट होता क्या है? फेट वर्ड अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। देखिए फेट नाउन है और इसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो किसी पर्सन और थिंग के साथ होना ही हो। समथिंग दैट इज प्रीडिटरमाइंड और इनएविटेबल, या छोटे शब्दों में कहूं तो डेस्टिनी। डेस्टिनी को कहा जाता है फेट। कुछ भी ऐसा जो फाइनल है। समथिंग दैट हैपन्स टू अ पर्सन और थिंग, समथिंग दैट इज फाइनल। ये एक अलग डेफिनेशन नहीं है, इसी का एडिशनल पार्ट है। समथिंग या समथिंग तो लिख दिया, दैट इज फाइनल और इनएविटेबल। फाइनल एंड इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके। कुछ भी ऐसा जो किसी पर्सन या थिंग के साथ होना ही है, वो फाइनल है, उसको रोका नहीं जा सकता, इनएविटेबल है। और ये यूजुअली कुछ नेगेटिव को ही रिफर करता है। यूजुअली दैट इज यूजुअली नेगेटिव और रिलेटेड टू डेथ। यूजुअली लिखा है, हर बार डेथ से रिलेटेड नहीं होता। तो फेट कहते हैं डेस्टिनी को। कई बार आप बोलते हुए पाए जाते हैं, सुनते हुए देखते हैं, मतलब सुनते हुए आप लोगों को ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये तो इसके साथ होना ही था, ये तो इसके साथ होना ही था। तो ये जो इसके साथ होना ही था, इसी को कहा जाता है फेट, डेस्टिनी। अब फेट से बना है फेटल, FATAL। फेटल का मतलब, फेटल एडजेक्टिव है, फेटल का मतलब डेडली या कॉजिंग डेथ। कुछ भी ऐसा, कोई भी इवेंट या कोई भी सिचुएशन जो डेथ को कॉज कर रही हो, उसको कहते हैं फेटल। अब फेटल से ही बना है फेटलिस्ट, या फेट से बना है फेटलिस्ट। ये नाउन है, फेटलिस्ट भी एक नाउन है। फेटलिस्ट है एक ऐसा पर्सन जो ये मानता हो कि इंसान के साथ या किसी थिंग के साथ या किसी पर्सन के साथ जो होना है वो होगा ही, उसे बदला नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। जो बुरी किस्मत में या किस्मत पे बहुत ज्यादा यकीन करता हो। मतलब एक पर्सन तो वो हुआ जो कहता है कि मैं
अपने रिजल्ट को, अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं। बट एक पर्सन ये होता है कि कुछ भी कर लो, जो होना है वो होगा। तो फेटलिस्ट का मतलब हो गया अ पर्सन हु बिलीव्स दैट all the events are predetermined। मतलब जितने भी घटनाएं हो रही हैं मेरे साथ या किसी के साथ, ये पहले से ही डिटरमाइंड है और इनको रोका नहीं जा सकता। That all the events are predetermined and inevitable and human can't change its human can't change their destiny or fate। A person who believes that all the events are predetermined and inevitable and humans can't change their destiny or fate, या फिर सीधे सीधे लिख दो आप छोटी भाषा में, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, मतलब फेटलिस्ट। बाकी के वर्ड की समझ लेते हैं। रियलिस्ट क्या होता है, ओमनिशिएंट क्या होता है, एग्नोस्टिक क्या होता है। ठीक है, रियलिस्ट एक ऐसा पर्सन जो रियलिटी में बिलीव करे, रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले और रियलिटी को हैंडल करने की कोशिश करे, डील विद करे उस प्रॉब्लम को। कोई सिचुएशन है आपके सामने, तो जैसी वो सिचुएशन है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, उसको वैसे ही हैंडल करने की कोशिश करना, वैसे ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, ऐसे पर्सन को कहते हैं रियलिस्ट। एक पर्सन तो वो होता है जो किसी सिचुएशन, जो जैसे ही कोई सिचुएशन उसके सामने आएगी वो सोचेगा यार अगर ऐसा ना होता, ऐसा हो जाता तो बड़े मेरे लिए बड़ा आसान होता सिचुएशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो हो रहा है, जो उसके सामने सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय वो विश करेगा, इमेजिन करेगा, अज्यूम करेगा कि यार ऐसा ना होके ऐसा होता तो मेरे लिए बड़ा आसान होता। एक पर्सन होता है कि जो भी उसके सामने सिचुएशन है, जैसी वो है उसको वैसे ही वो स्वीकार करेगा और उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। इस पर्सन को कहते हैं रियलिस्ट, जो रियलिटी में, जो रियली में जो सिचुएशन है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो रियलिस्ट का मतलब हो गया अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स एंड डील विद द सिचुएशन एज दे रियली आर। यहां पर लिखवा देता हूं, रियलिस्ट नाउन है। रियलिस्ट का मतलब अ पर्सन who accepts or deals with a situation as it really is, rather than they might wish it to be something else। A person who accepts or deals with the situation as it really is, rather than they might wish it to be something else। किसी सिचुएशन को ऐसे के ऐसे ही जैसी वो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, ना कि विश करना कि ये कुछ और होती। रियलिस्ट। ओमनिशिएंट का मतलब क्या होता है? ओमनिशिएंट एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग। ओमनिशिएंट एडजेक्टिव के फंक्शन में होती है और रिफर करती है किसी ऐसे पर्सन को या किसी ऐसी एंटिटी को जिसको सब कुछ पता हो। पर्सन को तो सब कुछ पता नहीं होता। कोई पर्सन दावा कर सकता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन पर्सन के डोमेन से चली जाती है ये बात। सब कुछ पता होने वाली बात इंसान के डोमेन से, उसकी औकात से बाहर चली जाती है। ओमनिशिएंट रिफर कर सकता है किसी ऐसी एंटिटी को या गॉड लाइक एंटिटी को
जिसको सब कुछ पता हो। ओमनिशिएंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नोइंग एवरीथिंग या हैविंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। एक ही बात लिखवा रहा हूं, कोई बात नहीं। नोइंग एवरीथिंग। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक कहते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो ना तो बिलीव करता हो कि गॉड है और ना ही ये बिलीव करता हो कि गॉड नहीं है। मतलब गॉड की एग्जिस्टेंस में भी उसका बिलीव ना हो और गॉड की एग्जिस्टेंस ना होने में, गॉड के ना होने में भी उसका बिलीव हो। समझ लेते हैं। एक ऐसा पर्सन जो ये मानता हो वो कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। एग्नोस्टिक नाउन हो गया। अ पर्सन who neither believe in the existence of God और neither nor disbelieve। ना तो वो ये मानता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ना वो ये मानता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। आप उससे बोलोगे गॉड एग्जिस्ट करते हैं, वो बोलेगा यार मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे पता नहीं। आप उससे बोलोगे गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो बोलेगा यार मुझे नहीं पता, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्या पता करते हैं, मुझे नहीं पता। अ पर्सन who neither believes nor disbelieves in the existence of God। existence of God। या फिर a person, दूसरी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, a person who believes that it is impossible to know। कोई वैसा पर्सन जो ये मानता हो कि ये पता लगाना इम्पॉसिबल है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट। ये तो हो गया रिलीजियस या स्पिरिचुअल सेंस में। जनरल सेंस में भी हम एग्नोस्टिक वर्ड को यूज कर सकते हैं। जनरल सेंस में एग्नोस्टिक का मतलब हो जाएगा कोई ऐसा पर्सन जो किसी भी थिंग के होने या ना होने पर यकीन ना करता। आप उससे कहोगे ये है, तो बोलेगा कि हो सकता है ये ना हो। आप उससे बोलोगे ये चीज नहीं है, तो बोलेगा यार क्या पता हो सकता है हो। तो जनरल सेंस में भी इसको यूज किया जा सकता है एग्नोस्टिक वर्ड को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Abraham Lincoln has been the 16th president of the United States and saved the Union at the American Civil War। देखिए यहाँ पर हैज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है और बी की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है मेन वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब हमारी लिंकिंग नेचर की थी, इसलिए उसके बाद लिखा गया द 16th प्रेसिडेंट। एक नाउन फ्रेज जो कि कॉम्प्लीमेंट हो रही है अब्राहम लिंकन सब्जेक्ट की। अब इस हेल्पिंग वर्ब के साथ एक और मेन वर्ब जोड़ी गई है यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगाकर। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब यूज करोगे तो पहली बात तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में करोगे, सेव नहीं, यहाँ पर सेव्ड होना चाहिए था। तो नो सब्स्टिट्यूशन भी हटा दो, दूसरा ऑप्शन भी हटा दो, यहाँ पर भी सेव लिखा हुआ है। फिर दूसरी बात, आगे प्रीपोजिशन में भी गड़बड़ है। प्रीपोजिशन एट यूज किया गया है। एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है स्पेस में या टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए। जब स्पेस में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करते हैं एट प्रीपोजिशन लगाकर, तो कोई स्पेसिफिक एड्रेस हो सकता है, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल पॉइंट हो सकता है, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन या किसी पर्सन या थिंग की पोजीशन हो सकती है, ज्योग्राफिकल पोजीशन, तो एट को यूज करते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन या किसी पर्सन या प्लेस की पोजीशन तो नहीं है, पर्सन या थिंग की पोजीशन तो नहीं है, तो एट प्रीपोजिशन यहां पर गलत हो गया।
अच्छा, एट प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं हम टाइम के रेस्पेक्ट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए। जैसे मैं लिख दूं एट 8 PM, तो 8 PM टाइम में एक स्पेसिफिक पॉइंट है, 8:00:00 वो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन द अमेरिकन सिविल वॉर ये टाइम के रेस्पेक्ट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर ना करके ये रिफर कर रहा है एक टाइम इंटरवल को। जब अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुई होगी और जब वो एंड हुई होगी, तो ये तो एक टाइम इंटरवल हो गया ना, एक टाइम ड्यूरेशन हो गई ना। और टाइम इंटरवल को रिफर करने के लिए या टाइम ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए आप इन प्रीपोजिशन लगाओगे। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ हुआ है तो आप इन प्रीपोजिशन यूज करोगे। किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या स्पेसिफिक ड्यूरेशन में अगर कुछ हुआ है तो हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए क्या लगाओगे, इन प्रीपोजिशन लगाओगे। इन प्रीपोजिशन लगी है कि कहीं नहीं, ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं। अगर उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में कुछ हुआ है, मतलब उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के साथ साथ यहाँ पर कुछ हुआ है, तो आप क्या लगा सकते हो, ड्यूरिंग भी लगा सकते हो। ड्यूरिंग लगा हुआ है थर्ड ऑप्शन में। अलोंग साइड और ऑन दो प्रीपोजिशन और दिए थे, इनको भी हटा देखो। देखिए, ऑन लगाया जाता है या तो किसी सरफेस को रिफर करने के लिए, इस सरफेस को या किसी भी सरफेस को रिफर करने के लिए आप ऑन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, या फिर ऑन लगाया जाता है किसी स्पेसिफिक डेट को या स्पेसिफिक डे को रिफर करने के लिए। ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे, ऑन हॉलीडे, ये सारे के सारे क्या है, स्पेसिफिक डे है। ऑन दिवाली, ऑन होली, ये स्पेसिफिक डे है। किसी स्पेसिफिक डेट को रिफर करने के लिए भी ऑन लगा सकते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947, ऑन 26 जनवरी 26 जनवरी, यानी कि ये स्पेसिफिक डेट है और इनके लिए आप ऑन प्रीपोजिशन लगा सकते हो। अमेरिकन सिविल वॉर स्पेसिफिक डे नहीं है, स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो एक टाइम पीरियड है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा। अलोंग साइड भी आप नहीं लगा सकते। अलोंग साइड जब ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिफर करता है तो नियर या नेक्स्ट टू के मीनिंग को रिफर करता है। यहाँ पर कोई प्लेस या कोई पर्सन या थिंग है तो उसके नियर वाला, जो उसके नेक्स्ट टू अगले वाला जो प्लेस या थिंग है, उसको हम अलोंग साइड कह सकते हैं, अलोंग साइड से रिफर कर सकते हैं। या फिर अलोंग साइड का मतलब होता है टुगेदर विद, टुगेदरनेस को रिफर करता है। तो यहाँ पर ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। 10वें का थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द एप्पल टेस्टेड इनक्रेडिबली स्वीट। स्वीट वर्ड का एंटोनियम को बताना है। स्वीट का क्या हो सकता है, डिलीशियस, प्लीजेंट, स्पेशल, बिटर। बिटर का मतलब कड़वा, डिलीशियस का मतलब तो प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट। डिलीशियस का मतलब होता है वेरी प्लीजेंट इन टेस्ट और स्मेल, कुछ भी ऐसा। एडजेक्टिव होता है डिलीशियस, सारे के सारे एडजेक्टिव ही लिखे हैं यहाँ पर। प्लीजेंट भी एडजेक्टिव है, स्पेशल भी एडजेक्टिव है, बिटर भी एडजेक्टिव है, स्वीट भी एडजेक्टिव है। डिलीशियस का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो टेस्ट और स्मेल में प्लीजेंट हो, उसको डिलीशियस वर्ड से कन्वे रिफर कर सकते हैं। 12वें क्वेश्चन में देख लेते हैं। द गर्ल इन द वाटर विस्लड विद फुल माइट एंड वेव्ड माय आर्म्स टू ड्रा अटेंशन टू हर फ्लाइट। सब्जेक्ट है हमारा द गर्ल, जो कि एक कॉमन नाउन है, थर्ड पर्सन हो गया तो उसके लिए माई थोड़ी ना लगाओगे, हर लगाओगे गर्ल के लिए, हर आर्म्स। दूसरा ऑप्शन, बहुत आसान गलती थी, यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। भाई माई लगा सकते थे अगर आपका सब्जेक्ट आई होता, फर्स्ट पर्सन होता। एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इतने बड़े पैराग्राफ को, इतने बड़े सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। उस अंडरलाइन वर्ड को देखूंगा, अगर उसका मीनिंग मुझे पता है, इन चारों वर्ड्स के मीनिंग मुझे पता है, तो मुझे उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो वर्ड दिया है, जो अंडरलाइन किया गया है, इस वर्ड का मीनिंग मुझे ना पता हो, या पता भी हो तो इसका एक्चुअल मीनिंग मुझे ना पता हो। या फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि इसका मीनिंग तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से एक या दो या तीन या चारों ऑप्शन ऐसे हैं, चारों वर्ड ऐसे हैं, दो या तीन या चार वर्ड ऐसे हैं जिनका सिमिलर मीनिंग है, जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार कौन सा वाला लगाऊं।
तब मुझे इस पूरे स्टेटमेंट को, पूरे सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है, ये जानने के लिए कि इस वर्ड का इस कंटेक्स्ट में, इस सेंटेंस में एक्चुअल मीनिंग क्या है, और उस एक्चुअल मीनिंग के हिसाब से मुझे किस एग्जैक्ट वर्ड को चूज आउट करना है। यहां पर तो ऐसा है नहीं, राइज, रिडक्शन, क्यूर, बैलेंस, सबके मीनिंग मुझे पता है, मिटिगेट का मीनिंग मुझे पता है। जिनको ना पता हो उनको बता देता हूं। मिटिगेट का मतलब है टू मेक समथिंग लेस अनप्लीजेंट, या फिर लेस बैड, या फिर लेस, टू मेक समथिंग लेस अनप्लीजेंट और बैड, इतना सही है। मिटिगेट के सिनोनियम हो सकते हैं लेसन, रिडक्शन, या रिड्यूस, या एलिविएट। ये सारे के सारे इसके सिनोनियम हो सकते हैं। तो यहां पर सिनोनियम हो जाएगा यहां पर रिडक्शन। देखिए, मिटिगेट का मतलब है किसी भी अनप्लीजेंटनेस को कम कर देना, किसी भी बैडनेस को कम कर देना, किसी के बैड इफेक्ट्स को कम कर देना, या जिसमें जो किसी थिंग में, किसी पर्सन में, किसी सिचुएशन में जो अनप्लीजेंटनेस है, जो बैड क्वालिटी है, उसको कम कर देना, रिड्यूस कर देना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राइज, क्यूर, बैलेंस का मीनिंग तो आपको पता ही है, क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, सेंटेंस अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट। द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज, देखिए, तो सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज में जब द डिटर्मिनर लगा है ना, वो ये बता रहा है कि ये डेफिनेट सेंस में यूज हुई है। अगर हम इन एक्टिविटीज को डेफिनेट सेंस में यूज कर रहे हैं, तो हम इनको डेफिनेट सेंस में तो तभी यूज कर सकते हैं जब पहले पैराग्राफ में कहीं इनका जिक्र हो। तो इस ए स्टेटमेंट को हम शुरू में नहीं लिख सकते, इससे पहले वो स्टेटमेंट आएगा जहां पर इन हार्मलेस एक्टिविटीज को मेंशन किया गया हो, रिफर किया गया हो, या इंट्रोड्यूस किया गया हो। पहले इनको इंट्रोड्यूस किया गया होगा, फिर उसके बाद कहीं पर भी हम इनको द आर्टिकल लगा के डेफिनेट सेंस में यूज कर सकते हैं। मतलब ये पहला स्टेटमेंट नहीं होना, इससे पहले वो स्टेटमेंट आएगा जहां पर इन एक्टिविटीज का जिक्र हुआ हो। तो ये वाले ऑप्शन की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। बी को पढ़ लेते हैं। यू वुड हैव सीन एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल शोइंग अप इन योर ईमेल बॉक्स। एक जनरल इंफॉर्मेशन लिखी है, यू से जनरली सभी को रिफर किया जा रहा है, ऑल द पब्लिक, ऑल द लिसनर्स। इस स्टेटमेंट के भी शुरुआत का स्टेटमेंट होने के चांस बहुत कम है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आई एम नॉट श्योर। आगे पढ़ते हैं। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग्स। अब देखिए, यहाँ पर इट प्रोनाउन को यूज किया गया है, इट प्रोनाउन यूज किया गया है जंक मेल को रिफर करने के लिए। अब इट प्रोनाउन यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सी, ये बी स्टेटमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि सी को बी के बाद आना चाहिए। बी में बताया गया है यू वुड हैव सीन एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल। ये जो जंक मेल आपके इनबॉक्स में आ रहे हैं, ईमेल बॉक्स में आ रहे हैं, इन्हीं को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है। यानी कि सी में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बी के आगे का पार्ट है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। तो यहां से एक हिंट हमें मिल रहा है कि बी के बाद सी होना चाहिए आपके। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। बिना कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के एसएससी का कोई भी एग्जाम आप करने वाले नहीं कर पाओगे। बी के बाद सी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। इट रिफर कर रहा है इसी जंक मेल को, यही जंक मेल को फिर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल कहा गया। तो बी के बाद सी आना चाहिए। डी पढ़ लेते हैं क्या होना चाहिए। स्पैम इज द फ्लडिंग। अब देखिए, बी के बाद सी तो इसी ऑप्शन में है, यहां से भी हमें एक हिंट मिल रहा है, लेकिन डी को अभी हम पढ़ेंगे। स्पैम इज द फ्लडिंग ऑफ द इंटरनेट विद मैनी कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज इन एन अटेम्प्ट टू फोर्स द मैसेज ऑन पीपल हु वुड नॉट अदरवाइज चूज टू रिसीव इट। यहां पर स्पैम को इंट्रोड्यूस किया गया है, बताया गया है कि स्पैम क्या है। ये एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है। यहां पर स्पैम सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया या पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर एक सेम मैसेज की मैनी कॉपीज को ही
यहाँ पर हार्मलेस एक्टिविटीज कहा जा रहा है, यानी कि डी में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन से जो एक्टिविटीज यहाँ पर होती है कि सेम मैसेज की मैनी कॉपीज भेज देते हैं वो, उन्हीं हार्मलेस एक्टिविटीज को ए में रिफर किया गया है। तो यहां से पता चल रहा है कि डी स्टेटमेंट को इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होना है, पहली बात तो ए, और दूसरी बात डी के बाद ए आना चाहिए, डी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए और डी को शुरू में होना चाहिए। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन ही कंफर्म है। सी से शुरू नहीं कर सकते थे, सी पहला स्टेटमेंट नहीं है, इट प्रोनाउन का यूज हुआ है जो कि किसी दूसरे नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वो नाउन बी में है। बी से भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे, बी ए डी सी, सीक्वेंस पूरा ही खराब हो जाएगा। 14 का दूसरा ऑप्शन। तिब्बत इज अ कंट्री, इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतन्स। देखिए यहाँ पर कंट्री लिखा हुआ नाउन और अवर लिखा है डिटर्मिनर, जो कि पजेसिव डिटर्मिनर है, पजेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। किसी नाउन की पजेशन बताने के लिए, किसकी पजेशन में, किससे एसोसिएट है, किससे जुड़ा हुआ है, हम पजेसिव डिटर्मिनर लगाते हैं। यानी कि आवर कंट्री से हम हमारे देश की बात कर रहे हैं, भारत की। आवर डिटर्मिनर लगाया है हमने इस नाउन के लिए। अब यहाँ पर चार ऑप्शन में चारों के चारों वर्ड दिए गए हैं और यहाँ पर हमें लगाना क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर एडजेक्टिव आ सकता है। एडजेक्टिव आ सकता है, वो इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पर इसके बाद नाउन लगा है, तो इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एडजेक्टिव को यानी कि नाउन मॉडिफायर को लगा सकते हैं। अब इन चारों वर्ड में से हमें देखना है कि कौन सा वाला एडजेक्टिव है और कौन सा वाला एडजेक्टिव यहाँ पर आ सकता है। देखिए नीवर्स, एक नीवर नाउन हो गया, नीवर जो वर्ड है अपने आप में वो नाउन है, वो वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो नाउन है। पहले ऑप्शन में तो उसको नाउन ही कंसीडर करोगे क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है। नाउन पर, नीवर पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया क्यों जाता है? किसी भी नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, लगाया जाता है उसको पजेसिव फंक्शन में लाने के लिए, पजेसिव रोल में लाने के लिए। जब किसी नाउन को पजेसिव फंक्शन में लाना होता है तो हम उस पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो यहाँ पर नीवर पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया उसको पजेसिव फंक्शन में लाने के लिए। हमें इसको पजेसिव फंक्शन में लाने की जरूरत ही क्या है जब हमने ऑलरेडी पजेसिव डिटरमिनर लगा रखा है? तो दो दो पजेसिव वर्ड थोड़ी यहाँ पर लगाएंगे, दो दो चीजों की पोजीशन थोड़ी ना दिखाएंगे। एक तरफ तो कह रहे हैं आवर कंट्री है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं उसी कंट्री को कि वो नीवर्स की कंट्री है। गलत हो जाएगा ना, दो दो पजेसिव फंक्शन के वर्ड। फिर उसके बाद लिखा है नेबरहुड, उसके बाद यहाँ पर लिखा है नीवर। नीवर का मतलब है वो पर्सन या थिंग जो आपके पास है, जो आपके नियर है, नेक्स्ट टू है। नीवर का मतलब आप सब जानते हैं, मैं क्या इसको डिफाइन करूं। नीबरहुड का मतलब है वो सारी चीजें या वो सारे लोग जो आपके चारों तरफ हैं। ये आप हो, ये आपका घर है, उसके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं या जिसके चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सारे का सारा क्या है? नीबरहुड। नीबरहुड एक तरह का कलेक्टिव नाउन कंसीडर किया जा सकता है। अब ये दोनों के दोनों जो है नाउन है, दोनों के दोनों जो वर्ड है वो नाउन के फंक्शन में है। हालांकि नीवर वर्ब भी हो जाती है, लेकिन वर्ब तो उसको कंसीडर करोगे नहीं। अगर नीवर को यहाँ पर लगाने की कोशिश करोगे तो वो नाउन के फंक्शन में आएगा। सॉरी, नाउन के फंक्शन में नहीं, नाउन वो होता है, लेकिन अगर नीवर को यहां लगाओगे तो वो नाउन मॉडिफायर के फंक्शन में यूज होगा और नाउन मॉडिफायर के फंक्शन में यूज होकर यानी कि एडजेक्टिव के फंक्शन में यूज होकर इस कंट्री नाउन को मॉडिफाई करेगा। अब हमारे पास दो चॉइस है कि या तो हम नीवर या नीबरहुड को नाउन मॉडिफायर बनाकर यहाँ लिखें, एडजेक्टिव बनाकर यहाँ लिखें कंट्री नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर हम नीवरिंग का यूज करें जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी गई है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि ऑलरेडी एडजेक्टिव के फंक्शन में होती है। मैंने भी आपको बताया कि जो नीवर वर्ड है ये नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है। नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है। नाउन का मतलब वो पर्सन या वो थिंग जो आपके पड़ोस में है, और वर्ब का मतलब है पड़ोसी होना, नियर टू या नेक्स्ट टू होना। तो अब हमारे पास दो चॉइस है कि हम इस नाउन को यहां पर नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव के फंक्शन में यूज करें कंट्री नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, या इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि ऑलरेडी एडजेक्टिव के फंक्शन में होती है उसको यूज करें। बिल्कुल नेबरिंग को यूज करेंगे भाई, जो वर्ड ऑलरेडी एडजेक्टिव के फंक्शन में है उसको यूज करेंगे, या किसी नाउन को
किसी नाउन को नाउन मॉडिफायर के फंक्शन में हम तब लाते हैं जब उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड एडजेक्टिव नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा स्कूल बॉय, स्कूल बॉय या स्कूल टीचर। टीचर बहुत सारे होते हैं, ऑनलाइन टीचर होते हैं, ट्यूटर होते हैं, ट्यूशन टीचर होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्कूल टीचर की। यानी कि टीचर नाउन हो गया, स्कूल भी होता तो नाउन है, लेकिन इस सिचुएशन में, इस फ्रेज में मैं स्कूल को नाउन मॉडिफायर की तरह यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये इस नाउन टीचर को मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि नाउन टीचर को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। तो किसी भी नाउन को नाउन मॉडिफायर के फंक्शन में या एडजेक्टिव के फंक्शन में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास रेडीमेड नाउन मौजूद नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए रेडीमेड नाउन मौजूद है, तो मैं किसी नाउन को, इसको या इसको नाउन मॉडिफायर बनाकर एडजेक्टिव के फंक्शन में क्यों यूज करूंगा भैया? गलत हो जाएगा ना, पूरी अवधारणा ही चेंज हो जाएगी। तो दूसरा और फोर्थ ऑप्शन हटा दो, तीसरे ऑप्शन को चूज करेंगे। आई एम नॉट स्पॉइलिंग द सीट, पैसिव में कन्वर्ट करना है। देखिए, एक्टिव से पैसिव में करो या पैसिव से एक्टिव में करो, एक तो टेंस चेंज ना हो और मीनिंग चेंज ना हो। टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हो रहा था, आपने पास्ट में ले गए बात को, ये हटा दो। यहाँ पर भी आपने, यहाँ पर कंटिन्यूटी चेंज हो रही थी, यहाँ पर आपने डज लगा दिया। आगे फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी ला रखी है, डू नॉट या डज नॉट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी हटा दो। यहाँ पर भी आपने मोडाल लगा दिया। एक थर्ड ऑप्शन ऐसा है जहां पर टेंस को सेम रखा गया है और स्ट्रक्चर को पैसिव में लाया गया है। द सीट को ले गए हम, ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिया, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज यूज किया, नोट नेगेटिव मीनिंग के लिए रहने दिया, और चूंकि कंटिन्यूटी थी तो हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में ले जाने के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लिखना ही था, तो बी को हमने आईएनजी फॉर्म में लिखा ताकि हम कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर पाए, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर को जनरेट किया पैसिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। जो डूअर था उसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन डूअर को रिफर करने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसग्रेशन का सिनोनियम बताना है। देखिए, जो वर्ब है ट्रांसग्रेस है। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है टू ब्रेक अ लॉ और मोरल रूल, किसी लॉ को, किसी मोरल रूल को ब्रेक कर देना। टू ब्रेक अ लॉ और मोरल रूल, टू ब्रेक अ लॉ और मोरल रूल। क्या हो जाएगा इसका सिनोनियम? मेटामॉर्फोसिस, सक्सेस, वॉयलेशन, वर्च्यू। वॉयलेशन बना है वॉयलेट से। वॉयलेट का मतलब भी टू ब्रेक अ लॉ, रूल, प्रिंसिपल और एग्रीमेंट ही होता है। किसी लॉ को, किसी रूल को, किसी प्रिंसिपल को, किसी अरेंजमेंट को, किसी एग्रीमेंट को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देना, वॉयलेट करना ही तो होता है। वॉयलेट का मतलब टू ब्रेक अ लॉ, रूल, प्रिंसिपल और एग्रीमेंट, ईटीसी। वॉयलेट से बना है वॉयलेशन, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बाकी इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मेटामॉर्फोसिस का, सक्सेस का मीनिंग आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। वर्च्यू का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। मेटामॉर्फोसिस, मेटा का मतलब होता है चेंज, मोर्फ बना है मोर्फे से, मोर्फे का मतलब होता है फॉर्म या शेप, किसी का शेप, किसी की आकार या कैरेक्टर। ओसिस बना है, ये ओसिस, इसका मतलब होता है प्रोसेस, ये रिफर करता है प्रोसेस को। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी की फॉर्म, किसी की शेप, किसी की कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को कहता है मेटामॉर्फोसिस। वर्च्यू का मतलब क्या होता है?
वर्च्यू का मतलब होता है अ मोरली या मोरल गुड क्वालिटी इन ए पर्सन। किसी पर्सन में कोई मोरल गुड क्वालिटी है, उस मोरल गुड क्वालिटी को कहते हैं वर्च्यू। मैंने देखो वर्चुअल लिख दिया। अ गुड moral quality in a person। ये वर्च्यू का मतलब हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली गुड। या फिर वर्च्यू का मतलब हो जाएगा कोई बेनिफिट या कोई एडवांटेज या कोई गुड थिंग आपके साथ हो जाए, आप कहेंगे यार तो वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब गुड थिंग जो आपके साथ हो जाए या बेनिफिट, कोई फायदा आपको मिल जाए, उसको भी वर्च्यू कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। रवीश इज रेडी टू थ्रो कॉशन टू द विंड। टू थ्रो कॉशन टू द विंड, ये जो मीनिंग यहाँ पर, ये अंडरलाइन फ्रेज है, इसका मीनिंग हमें बताना है। एक इडियम यहाँ पर आपको दिया गया है, थ्रो कॉशन टू द विंड। कॉशन रिफर करता है वरी, केयर या अटेंशन। वरी भी नहीं, केयर या अटेंशन। क्वेश्चन रिफर करता है केयर और अटेंशन को। तो अगर आपने केयर को या अटेंशन को थ्रो कर दिया तो आप केयरलेस हो गए। केयरलेस होने का मतलब आप रिस्क ले रहे हो। एक्ट फुलिशली, फाइट विद विंड, स्पेंड लेविशली, इसके मीनिंग को कन्वे नहीं करते हैं। टेक रिस्क फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है आपका जवाब। टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड का मतलब है आपने केयर को या अटेंशन को थ्रो कर दिया, मतलब आप केयरलेस हो गए। केयरलेस हो गए मतलब आप रिस्क ले रहे हो। अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में इसका मीनिंग लिखवाने की कोशिश करूं तो टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड का मतलब हो जाएगा टू डू समथिंग विदाउट वरीइंग अबाउट द रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस या रिस्क के बारे में चिंता किए बिना कुछ करना, या टू टेक रिस्क। सीधे सीधे लिखवा दूंगा मैं, टेक रिस्क, टू टेक रिस्क और एक्ट रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब भी होता है केयरलेसली कुछ करना। 18 का फोर्थ ऑप्शन। 19 द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन इन द गार्डन। इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। वर बीइंग प्लक्ड, टेंस सेम रहना चाहिए, स्टेट सेम रहनी चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। यहां पर आपने इसकी स्टेट चेंज कर दी, यहां पर आपने टेंस चेंज कर दिया, तो ये पहला और थर्ड ऑप्शन तो हटा ही दो। चिल्ड्रन के साथ वाज लगा रखा है, ये तो ग्रामेटिकली गलत हो गया, इसको भी हटा दो, तो दूसरा ऑप्शन ही तो बचा फिर। द चिल्ड्रन वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन, कन्वर्ट कर लेना खुद अपने आप। 19 का दूसरा ऑप्शन हो गया। 20 पे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एलिगेंट है क्या, डोमिनेट, कैवलियर नहीं, कैरिज्मा। ये वाला जो एच लगा रखा है ये गलत है। सही स्पेलिंग होती है CHARISMA। करिश्मा का मतलब होता है अ स्पेशल चार्म और स्पेशल क्वालिटी और एबिलिटी इन ए पर्सन टू अट्रैक्ट द अटेंशन और एडमायरेशन। किसी पर्सन में वो चार्म, वो क्वालिटी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो दूसरों की अटेंशन को या एडमायरेशन को अट्रैक्ट कर ले, उसको कहते हैं करिश्मा। मीनिंग में लिखा देता हूं यहां पर, अ स्पेशल चार्म। चार्म भी एक ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से वो किसी की अटेंशन को, एडमायरेशन को अट्रैक्ट कर लेता है। स्पेशल चार्म, क्वालिटी और एबिलिटी टू अट्रैक्ट द अटेंशन और
admiration of others, admiration of others. डोमिनेट का मतलब हो गया टू कंट्रोल और रूल अ पर्सन और प्लेस, टू कंट्रोल और रूल अ पर्सन और प्लेस, या टू बी द लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी ग्रुप में लार्जेस्ट होना या मोस्ट इंपॉर्टेंट होना, डोमिनेट करना होता है उस ग्रुप में। किसी पर्सन को कंट्रोल कर लेना, किसी प्लेस को रूल करना, उस पर्सन को या उस प्लेस को डोमिनेट करना होता है। एलिगेंट का मतलब क्या है? एलिगेंट का मतलब है ग्रेसफुल, ग्रेसफुल। इन मैनर, अपीयरेंस और बिहेवियर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने एलिगेंट का मीनिंग बताना था, आपने ग्रेसफुल एक नया वर्ड और दे दिया। ग्रेसफुल बना है बच्चा ग्रेस। ग्रेस होती है एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप बहुत ही स्मूथ रिलैक्स्ड मैनर में मूव करते हैं या प्लीजेंटली पोलाइट होते हैं। ग्रेस का मतलब the quality of moving in a smooth or relaxed manner, yeah, the quality of being pleasantly polite, प्लीजेंटली पोलाइट। आपने देखा होगा कुछ पर्सन बहुत तेजी से हबड़ा तबड़ी में चीजों को बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चाल, जिनका मैनर, जिनका बिहेवियर बहुत ही रिलैक्स होता है, स्मूथ, काम रहकर वो चीजों को हैंडल करते हैं। इस क्वालिटी को कहते हैं ग्रेस। और ग्रेसफुल होना अपनी अपीयरेंस में, अपने मैनर में, अपनी बिहेवियर में, इसी को कहते हैं एलिगेंट। एलिगेंट भी एडजेक्टिव है और ग्रेसफुल भी एडजेक्टिव है। ग्रेस एक नाउन है जो कि क्वालिटी को रिफर करता है। एक वर्ड आया कैवलियर। कैवलियर का मतलब एक ऐसा पर्सन, कैवलियर एडजेक्टिव है। कैवलियर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अटेंशन ना देता हो, बहुत ज्यादा केयर ना करता हो चीजों की, दूसरों की, अपने आसपास के लोगों की, चीजों की। कैवलियर एडजेक्टिव है। इसका मतलब है showing a lack of proper concern, worry, care, attention, etc. या कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ना सोचता हो आसपास के लोगों के बारे में। नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट अदर्स फीलिंग, नॉट थिंकिंग वेरी मच, वेरी लिखूंगा, टू नहीं लिखूंगा, नॉट थिंकिंग वेरी मच अबाउट अदर्स फीलिंग्स, etc. क्वेश्चन नंबर 21। अब तो पैराग्राफ होगा कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ है। अब इतने बड़े कॉम्प्रिहेंशन को, इतने बड़े पैसेज को पढ़ना, इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, समझना आसान तो नहीं है और इतने कम समय में आपको करना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। In today's world, handling money and making purchases and sales come naturally to us. However, prior to the development of any kind of currency, pupil, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, in a variety of ways. देखिए यहाँ पर pupil इस सब्जेक्ट के फंक्शन में है, नाउन है, और यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, इन वैरायटी ऑफ वेज। ऑफ फिर से प्रीपोजिशन, फिर बेस लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए वर्ब, और वर्ब भी ऐसी जो कि मेन वर्ब।
और मेन वर्ब भी ऐसी जो कि इस सेंटेंस को यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को सेटिस्फाई करे, यहाँ पर सुटेबल हो, जस्टिफाइबल हो। However, prior to the development any kind of currency, people traded in a variety of ways, marketed in a variety of ways, operated in a variety of ways, advertised in a variety of ways। देखिए यहाँ पर ऊपर बात की गई है परचेज की और सेल्स की, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तभी तो हाउएवर एडवर्ब को यूज किया गया। हाउएवर एक एडवर्ब है जो कि किसी इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन रिफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो हाउएवर को यूज किया गया है इससे पहले लिखे हुए स्टेटमेंट के कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इस सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन लिखी गई वो पहले वाले के कॉन्ट्रास्ट में है, यानी कि ये वाली जो दूसरी इंफॉर्मेशन है हाउएवर पीरियड टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ करेंसी पीपल इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ये पहले वाले के कंटेक्स्ट में ही है। और पहले वाले का कंटेक्स्ट है चीजों को खरीदना या बेचना, और चीजों को खरीदने या बेचने का जो काम होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड। तो यहाँ पर ट्रेड को वर्ब के फंक्शन में लेकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है ट्रेडेड, और सेकंड फॉर्म इसलिए लगा रहा है क्योंकि पीरियड टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ करेंसी, पास्ट का कंटेक्स्ट आ गया इससे। पीपल ट्रेडेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, मार्केटेड नहीं आएगा, ऑपरेटेड नहीं आएगा, एडवर्टाइज नहीं आएगा, सारे के तीनों वर्ड जो है ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट से बाहर चले जाते हैं। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी है तो आप ये चीजें सेकेंड्स में समझ लेंगे। आगे चलते हैं, 22 में ऑप्शन दिए हैं, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, वहां तक आएंगे जहां पर ब्लैंक दिया गया है द बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड के बारे में मैं बता दूं, हालांकि पैराग्राफ में आगे भी बताया गया है। बार्टर ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है, या होता था, या अभी भी होता है, जिसमें हम चीजों के बदले चीजें खरीद लेते हैं। मेरे पास गेहूं है, ज्यादा गेहूं है, जितने वीट की मुझे आवश्यकता है उससे ज्यादा गेहूं, उससे ज्यादा वीट मेरे पास है। आपके पास एक्स्ट्रा राइस है, मतलब जितने चावल की राइस की जरूरत आपको है उससे ज्यादा चावल आपके पास है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो एक्स्ट्रा वाला गेहूं है आपको दे दूंगा, और जो आपका एक्स्ट्रा वाला राइस है उसके बदले में वो आपसे ले लूंगा। तो चीजों के बदले में चीजों को लेना या देना बार्टर ट्रेड कहा जाता है। पहले जब करेंसी नहीं थी तो लोग इसी तरह का बार्टर ट्रेड किया करते थे। किसी को कपड़े चाहिए होते थे और किसी को कोई और सामान चाहिए होता था, तो जिसको जो सामान चाहिए वो ले लेगा, वो देकर जो उसके पास एक्स्ट्रा है, इसको कहा जाएगा बार्टर ट्रेड। आगे बताया भी गया है, इसमें पैराग्राफ में ही लिखा है बार्टर ट्रेड के बारे में। द बार्टर ट्रेड वाज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल। पीपल ट्रेडेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, और उन्हीं वैरायटी ऑफ वेज में से किसी एक तरीके को, एक वे को, बार्टर ट्रेड को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बताया गया है। द बार्टर ट्रेड वाज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल। पीपल वुड ट्रेड द थिंग्स दे ओन्ड फॉर द थिंग्स दे वांटेड इन दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन, एग्रीमेंट, ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। देखिए म्यूटेशन तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। म्यूटेट का मतलब होता है to develop physical characteristics, to develop new physical characteristics because of genetic change। किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक चेंज आ जाने की वजह से जो नई फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसको कहते हैं म्यूटेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटेशन। क्या कह रहा हूं मैं, कोई ऑर्गेनिज्म उसमें जेनेटिक चेंज होगा, उसके जीन्स चेंज होंगे, तो उसमें नई फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। उस चेंज को, ये जो चेंज हुआ, जो नई फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई, इस चेंज को कहा जाता है म्यूटेशन। तो यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, कोई जेनेटिक चेंज तो हुआ नहीं है, यहाँ पर तो हम करेंसी की, मनी की, ट्रेड की बात कर रहे हैं। म्यूटेशन तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो गया। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट की डेफिनेशन है कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसा जजमेंट, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसपे दो या दो से ज्यादा पार्टी रीच कर गई हो, पहुंच गई, उन्होंने तय कर लिया हो कि ऐसा करेंगे। तो क्या ये कोई एग्रीमेंट था पहले से ही? मतलब पीपल चीजों के बदले में चीजें देते थे, लेते थे, ये उनका पहले से कोई एग्रीमेंट होता था? नहीं, वो तो जिस चीज की मुझे आवश्यकता है मैं उससे वो ले लूंगा जिसके पास वो अतिरिक्त है। ये कोई पहले से कोई पीरियर एग्रीमेंट नहीं होता था, पीरियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था।
कि मेरा आपसे एग्रीमेंट है कि जब आपके पास ये होगा तो आप मुझे देंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की बात की गई है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा ओकेजन जिसमें आप चीजों को खरीदते हैं या बेचते हैं, बाई करते हैं या सेल करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजेक्शन। मैं इनकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, शायद आपके कभी काम आए। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फिर एक वर्ड लिखा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट, डिसीजन और जजमेंट। एग्रीमेंट मतलब कुछ भी ऐसा जिस पर दो या दो से ज्यादा पार्टी एग्री कर गई हैं। तो एन अरेंजमेंट, डिसीजन और जजमेंट रीच्ड बाय या एग्रीड अपॉन टू और मोर पार्टीज। पार्टीज से मतलब पर्सन भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। ये एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट कह सकते हैं किसी ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट को जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको आप एग्रीमेंट कह सकते हैं। फिर एक वर्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन लिखा है आपके पैराग्राफ में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से ही बना है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जब वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है सिकुड़ना, टू श्रिंक, टू श्रिंक, या टू मेक समथिंग स्मॉलर, या टू बिकम स्मॉलर। अब इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए कॉन्ट्रैक्ट से बन सकता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाने की प्रोसेस को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अ लीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं, लीगल एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट से जब कॉन्ट्रैक्शन बनेगा तो सिकुड़ने की प्रोसेस को कन्वे करेगा। या फिर दो वर्ड्स की जो शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं उसको भी कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं डू नॉट को डोंट लिख देते हैं, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इस प्रोसेस को भी कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। तो ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्शन तो आने नहीं है, यहाँ पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है जो पहले से तय कर लिया गया हो। सिंपल ये बात कही जा रही है कि बार्टर ट्रेड में ऐसा होता था कि पीपल उन चीजों को ट्रेड करते थे जो उनके पास थी, उन चीजों के लिए जो वो चाहते थे, और ये होता था एक तरह का ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है एन ओकेजन और अ सिचुएशन ऑफ बाइंग और सेलिंग थिंग्स। लिखवा देता हूं उसके मीनिंग को भी। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को अगर आप डिक्शनरी पर डालोगे तो ट्रांजैक्शन का मतलब है एन ओकेजन और सिचुएशन ऑफ बाइंग और सेलिंग थिंग्स। सेलिंग थिंग्स, वापस आते हैं पैराग्राफ पर। तो 22 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 23rd। क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वांटेड अ सेट ऑफ क्लोथ्स एंड हैड ए काउ लेफ्ट ओवर, ही वुड हैव टू फाइंड समवन हु वुड वांट ए काउ एंड बी विलिंग टू गिव अवे सेट ऑफ क्लोथ्स। वही चीज जो मैंने अभी बार्टर ट्रेड के बारे में समझाई, उसी चीज को एग्जाम्पल से देकर पैराग्राफ में समझाया गया है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, however it wasn't as straightforward as give and take and people would be cheated। मतलब आसान नहीं था, इजी नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, पीपल को जो है धोखा दिया जाता था, इसमें ये कहा जा रहा है। फिर उसके बाद द आर्टिकल लगा है, फिर यहाँ पर एक नाउन यहाँ पर लगाया जाना है। आर्टिकल जो कि एक डिटर्मिनर होता है, किसी नाउन के लिए आएगा और वो नाउन आना है यहाँ पर, और उस नाउन को ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ा गया है मनी से। तो द ओपिनियन ऑफ मनी, द बिलीफ ऑफ मनी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, द नोशन ऑफ मनी। आगे देख लेते हैं क्या रिफर किया जा रहा है, फाइनली टुक रूट इन पीपल्स माइंड्स आफ्टर मैनी ईयर्स। मतलब पहले बार्टर ट्रेड होता था, चीजों के बदले में चीजों का आदान प्रदान होता था। उसके बाद कुछ साल बाद, कई सालों के बाद ओपिनियन ऑफ मनी आई, या बिलीफ ऑफ मनी आई, या कॉन्सेप्ट ऑफ मनी आई, या नोशन ऑफ मनी आई।
देखिए, जो थोड़ा सा भी इंग्लिश को पढ़ते समझते हैं उनको पता होगा यहाँ पर क्या आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इन चारों शब्दों के बीच का डिफरेंस समझाने की कोशिश करूं तो डिफरेंस समझना भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओपिनियन क्या होता है, बिलीफ क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, नोशन क्या होता है, इस इमेज से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने चारों शब्दों को डिफाइन किया, इतना सब लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, एक तो राइटिंग वैसी खराब रहती है और आप इतना लिखवाते हो। ओपिनियन का मतलब होता है कोई भी आपका पर्सनल व्यू, पर्सनल आइडिया, पर्सनल जजमेंट जो कि सब्जेक्टिव हो, जो कि आपके अंदर आपके दिमाग से निकल के आया हो, उसको आप ओपिनियन कह देते हैं। बिलीफ होता है कुछ भी ऐसा जो किसी ने आपको बताया हो और आपने उसको सही मान लिया। कहीं से आपने कुछ सुना, किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा और आपने उसको सही मान लिया, उसको कहते हैं आप बिलीफ। जो मनी है वो कोई ओपिनियन नहीं थी किसी पर्सन की, कोई पर्सनल आइडिया नहीं था, वो ओपिनियन नहीं थी, वो बिलीफ भी नहीं था। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा और मनी को उसने ट्रू कंसीडर कर लिया, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो जाएंगे। ओपिनियन और बिलीफ को आप यूज करोगे, ओपिनियन और बिलीफ को आप भी यूज नहीं करते, आप नोशन और कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं। नोशन और कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, नोशन एक जनरल आइडिया होता है या जनरल बिलीफ या जनरल ओपिनियन भी को भी नोशन कहा जा सकता है अगर ये किसी भी पर्सन का पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल आइडिया है। नोशन का मतलब होता है जनरल आइडिया अबाउट समथिंग, जनरल आइडिया, एक बेसिक आइडिया अबाउट समथिंग जो कि उस पर्सन का पर्सनल होगा। मतलब कोई भी पर्सन अपनी ओपिनियन को, अपने जनरल आइडिया को, अपने बिलीफ को किसी के बारे में, ये पेन है, इस पेन के बारे में मेरा कोई एक आइडिया है, इसको मैं नोशन कह सकता हूं। ये पेन अच्छा है, बुरा है, बहुत महंगा है, सस्ता है, मैं तो इससे कम पैसों में ये पेन खरीद लाता। ये सारे का सारा क्या है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन या मेरा पर्सनल आइडिया है जो कि जनरल सेंस में है, तो मैं इसको नोशन कह सकता हूं। कॉन्सेप्ट होता है डिटेल्ड या वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड आइडिया। ये पेन कैसे बना है, इसको बनाने का एक फॉर्मूला होगा, किसी कंपनी ने इसका पेटेंट लिया होगा, ये वेल डिफाइंड आइडिया है। ये पेन कैसे बना, कैसे मार्केट में आया, ये जो वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड आइडिया है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हम प्रोफेशनली इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, नोशन को हम पर्सनल कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब है अ क्लियरली डिफाइंड और वेल डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एकेडमिक और प्रोफेशनल या इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट में यूज किया जाने वाला वर्ड है कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट को आप प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में या इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। तो जो मनी था, मनी का कॉन्सेप्ट आया कि इस तरह से हम मनी को यूज करें, एक कुछ भी ऐसा बना ले जिसको देकर या जिसके एक्सचेंज में हम कुछ भी खरीद सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फाइनली टुक रूट इन पीपल्स माइंड्स आफ्टर मैनी इयर्स। The usually erratic barter trade eventually gave way to the monetary method of exchange as such. At first, anything could be used, such as hooks, money beads, shells, trinkets. यानी कि मनी के रूप में हुक्स यूज हो जाते थे, मनी बीट्स यूज हो जाती थी, सेल्स यूज कर ले जाते थे, ट्रिंकेट्स यूज कर ले जाते थे। उसके बाद the first gold coins were used as currency near Turkey and each coin had a different denomination. In the kingdom of Lydia, the value of each coin was first standardized around 700 BC. However, as time passed, the idea of carrying a bulky coin pouch became less enchanting, alluring, bewitching, appealing. देखिए, become यहाँ पर मेन वर्ब हो गई और उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखना है, नाउन के फंक्शन में आना है, जीरेंड के फंक्शन में आना है, लेस उसके लिए एडजेक्टिव लगा है। बिकम यहाँ पर लिंकिंग नेचर की वर्ब है और इसीलिए मैंने उसको कहा मेन वर्ब है। अब लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो उसके बाद आएगा एडजेक्टिव।
यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जानी है वो जेरेंट नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल होनी है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले लिखा है लेस एडवर्ब के फंक्शन में उस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। एनचेंटिंग, अल्यूरिंग, बीविचिंग, अपीलिंग चारों की चारों वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के फंक्शन में आ सकती है। लेकिन चारों की चारों वर्ब के मीनिंग को देखें तो चारों की चारों वर्ब किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने के मीनिंग को कन्वे करती हैं। एनचेंट का मतलब भी टू अट्रैक्ट है, ल्यूर का मतलब भी टू अट्रैक्ट है, बिविच का मतलब भी टू अट्रैक्ट है, अपील का मतलब भी टू अट्रैक्ट है। लेकिन चारों की चारों वर्ब अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट करने के मीनिंग को कन्वे करती हैं, इसलिए अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज की जाती है। इन कंटेक्स्ट को समझ लीजिए, इनके तरीकों को समझ लीजिए, तभी आप इनमें से कोई एक वर्ड यहाँ पर लगा पाएंगे। देखिए एनचेंट बना है इनकैंटेयर से, इनकैंटेयर, इनकैंटेयर में जो इन है ये रिफर करता है इनटू, अंदर आने को, कैंटेयर रिफर करता है म्यूजिक को। यानी कि इनकैंटेयर का मतलब हो गया किसी को अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस की वजह से अंदर ले लेना, यानी कि उसको अपने अट्रैक्शन में ले लेना। तो एनचेंटिंग का मतलब है टू अट्रैक्ट समवन, किसी को अट्रैक्ट करना। लेकिन किसी को अट्रैक्ट कैसे करना? अपनी म्यूजिकल या आर्ट परफॉर्मेंस से, या कोई कहानी सुनाकर, फेरी टेल, मतलब अपनी किसी परफॉर्मेंस से, अपनी किसी एक्टिविटी से किसी को अट्रैक्ट कर लेना, किसी के अटेंशन को ग्रैब कर लेना, किसी को कैप्टिवेट कर लेना। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करती है एनचेंट वर्ब। तो यहाँ पर मनी को एनचेंटिंग तो नहीं बोला जाएगा। मनी कुछ ऐसे तो थी नहीं कि मनी ने कोई गाना सुनाया, कोई परफॉर्मेंस दी, या कोई जादू दिखा दिया। कोई जादूगर आता है स्टेज पे, कोई जादूगर दिखाता है, टोपी से कबूतर निकाल के दिखाता है, बिल्कुल भुचक्के होकर उसको देखते हैं, आपकी अटेंशन को उसने पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लिया, उसने आपको कैप्टिवेट कर लिया। इस तरह के मीनिंग को एनचेंट कन्वे करता है। तो मनी ने तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया, या ये जो बल्कि कॉइन थे, बल्कि कॉइन पाउच बिकम लेस एनचेंटिंग, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो जाएगा। इस कंटेक्स्ट में एनचेंट को यूज नहीं करते हैं। एनचेंट को यूज किया जाना चाहिए किसी फेरी टेल, किसी म्यूजिक या आर्ट परफॉर्मेंस, या किसी मैजिक, कोई मैजिक, वहां पर कोई जादूगर जादू दिखा रहा हो, इस तरह के कंटेक्स्ट में एनचेंट को यूज किया जाना चाहिए। फिर एक वर्ड आता है अल्यूर। अल्यूर का मतलब है टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट समवन बिकॉज ऑफ चार्म, ब्यूटी और डिजायर। चार्म, ब्यूटी या डिजायर की वजह से किसी को अट्रैक्ट कर लेना या टेम्प्ट कर लेना। किसी बच्चे की डिजायर है चॉकलेट खाने की, बच्चे का मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, आपने उसको चॉकलेट दिखा दी, अब वो आपके पीछे पीछे हो जाएगा, जहां आप जाओगे वहीं पे वो आएगा। तो आपने चॉकलेट दिखाकर, मतलब उसकी डिजायर का इस्तेमाल करके आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करता है अल्यूर। या आप इतने सुंदर हैं कि आपने अपनी सुंदरता की वजह से किसी को अट्रैक्ट कर लिया, आपने उसको अल्यूर कर लिया। तो अल्यूर का मतलब है टू अट्रैक्ट, और मीनिंग अभी लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। अल्यूर का मतलब है टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट समवन बिकॉज ऑफ चार्म, ब्यूटी और डिजायर। तो ऐसा नहीं है कि बल्कि कोई जो है लेस अल्यूरिंग हो गए थे, उनमें कोई ऐसी ब्यूटी थी या उनमें कोई ऐसी अट्रैक्टिवनेस थी, या कोई मतलब जो डिजायर थी जिसकी वजह से वो लेस अल्यूरिंग हो गए। ये भी ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट से बाहर चला जाएगा। फिर आता है बी विचिंग। देखिए बी विचिंग के विच को पकड़िए, इस विच को समझा देता हूं पहले। पुराने समय में और अभी के समय में भी होती थी, ये एक एक्टिविटी होती थी जिसको कहते हैं विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट में कोई पर्सन, स्पेशली कोई लेडी, इस तरह के तंत्र मंत्र या काले जादू का प्रयोग करके किसी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। विच क्राफ्ट एक एक्टिविटी थी और अभी भी होती होगी काले जादू टाइप की, जहां पर कोई महिला, स्पेशली कोई लेडी, इन तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करके किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस एक्टिविटी को कहा जाता है विच क्राफ्ट, और इस महिला को कहा जाता है विच। विच, तो बी विच यहीं से बना है। बी विच का मतलब है इस तरह के तंत्र मंत्र का प्रयोग करके किसी को अट्रैक्ट कर लेना ताकि तुम उसको कंट्रोल कर सको, उस पर अपना नियंत्रण ले आना। तो बी विच का मतलब हो जाएगा टू पुट अ मैजिकल स्पेल
on someone to control him or her or it, अगर कोई जानवर भी हो तो बी विच में भी किसी को अट्रैक्ट करना ही है, लेकिन कैसे अट्रैक्ट किया जा रहा है? इस तरह का जादू टोना करके, इस तरह के तंत्र में विद्या का प्रयोग करके किसी को कंट्रोल करने के लिए उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है। स्पेल का मतलब तंत्र से होता है, टू पुट ए मैजिक स्पेल ऑन समवन। तो बी विच भी यहाँ पर कोई कंटेक्स्टफुल नहीं है, यहाँ पर हो जाएगी अपीलिंग। अपीलिंग जो वर्ब है उसका सीधा सीधा सा मतलब होता है टू बी प्लीजिंग टू समवन इंटरेस्ट, किसी के इंटरेस्ट में होना, किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से प्लीजेंट होना। मैं लिखवा देता हूं सभी वर्ब्स के मीनिंग को। एन्चेंट, एन्चेंट का मतलब है टू अट्रैक्ट समवन या टू कैप्टिवेट, कैप्टिवेट समवन। कंटेक्स्ट क्या होगा इसका? बाय यूजिंग फेरी टेल, कोई आपने सुंदर सी कहानी सुना दी या कोई आर्ट और म्यूजिक परफॉर्मेंस आपने दे दी, आपने किसी को कोई गाना सुनाया, कोई गीत सुनाया और वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ गया, मतलब अट्रैक्ट हो गया। वो कंट्रोल में आने को नहीं कहूंगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, बस आप ही को वो अटेंशन दे रहा है। तो आर्ट और म्यूजिक परफॉर्मेंस, तो कोई मैजिक आपने दिखा दिया, टोपी से कबूतर निकाल के दिखा दिया, इस तरह का कंटेक्स्ट होता है एन्चेंट वर्ड का। अल्यूर में भी आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ब्यूटी या डिजायर की वजह से। अल्यूर का मतलब है टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट someone because, especially because of charm, beauty और desire। बी विच का मीनिंग मैंने आपको लिखवाई दिया था। फिर एक वर्ड आता है अपील। अपील का मतलब हो गया टू अट्रैक्ट समवन या फिर टू बी प्लीजिंग टू समवन्स इंटरेस्ट। समवन्स इंटरेस्ट, किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से प्लीजिंग होना। इसको हम प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, प्रोफेशनल या बिजनेस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। बिजनेस कंटेक्स्ट में यूज किया जाने वाला वर्ड है। तो यहां पर वो जो बड़ा सा पैकेट होता था वो लेस अपीलिंग हो गया। ठीक है, द आइडिया ऑफ कैरिंग ए बल्कि कॉइन पाउच, इतना बड़ा कॉइन पाउच ले जाना लेस अपीलिंग हो गया, लेस इंटरेस्टेड हो गया। उसको लोग ले जाते थे, वो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से लेस प्लीजेंट हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लेस अपीलिंग बिकॉज इट अट्रैक्टेड रोबर्स। ओ, उसका आगे रीजन भी दिया है बिकॉज लगाकर, कि आगे वो जो है वो बल्कि कॉइन को अगर लेके जाएंगे अपने साथ में तो वो रोबर्स को, लुटेरों को अट्रैक्ट करेगा। तो इतने बड़े बल्कि कॉइन पाउच को देख के कोई भी लुटेरा आ जाएगा, रोबर्स आ जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। चेक्स were first created at that time by Greek and Roman traders who purchased goods from distant cities because they could only be used by the person whose name was on them। जो बल्कि कॉइन पाउच था वो लेस अपीलिंग हो गया, तो फर्स्ट टाइम चेक्स का यूज किया गया। चेक्स का यूज इसलिए क्योंकि वो वही पर्सन उनको यूज कर सकता था जिसका उस चेक पे नाम लिखा हो, कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता था। तो जिसका चेक पे नाम लिखा है वो उसी का हो गया। कोई पर्सन आकर अगर उसको लूट भी लेगा तो उसके काम का नहीं है, क्योंकि उसका नाम उस पे नहीं लिखा है। यहीं पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। चेक्स वर फर्स्ट क्रिएटेड एट दैट टाइम बाय ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स हु परचेज्ड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज बिकॉज दे कुड ओनली बी यूज्ड बाय द पर्सन हुज नेम वाज ऑन देम। These were not only lightweight but also deterred robberies. In accordance with this concept, banks later issued notes in exchange for
डिपॉजिटेड गोल्ड कंटेन गोल्ड दैट कुड बी यूज्ड एज गोल्ड, यूज्ड एज कैश। देखिए गोल्ड यहां पर, गोल्ड यहां पर नाउन के फंक्शन में है और फॉर प्रीपोजिशन लगी है, फॉर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाना है। अब ऑब्जेक्ट, ये जो नाउन फ्रेज है इसमें यहाँ पर हमें एडजेक्टिव लगाना है और एडजेक्टिव हमें चार ऑप्शन में दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, जो कि पास्ट पार्टिसिपल के फंक्शन में होता है, पास्ट पार्टिसिपल के फंक्शन में है। तो डिपॉजिटेड गोल्ड की बात की गई है, कंटेन्ड गोल्ड की बात की गई है, सेटल्ड गोल्ड की बात की गई है, कलेक्टेड गोल्ड की बात की गई है। ऑफ कोर्स कंटेक्स्ट के हिसाब से डिपॉजिट गोल्ड की बात की गई है। डिपॉजिट का मतलब है टू पुट समथिंग वैल्यूएबल सच एज मनी, गोल्ड और ज्वेलरी इनटू अ बैंक। जब आप बैंक में अपना पैसा या अपना गोल्ड या अपनी ज्वेलरी रखने जाते हो तो आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। उसी डिपॉजिटेड गोल्ड के एक्सचेंज में बैंक नोट्स को इशू करता था। इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है। कंटेन का मतलब होता है टू हैव समथिंग विद इन, टू इंक्लूड समथिंग। तो ऐसा तो है नहीं कंटेन्ड गोल्ड की बात की जा रही है, यानी कि गोल्ड को किसी चीज में कंटेन किया गया है, इंक्लूड किया गया है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया ये वर्ड भी। सेटल्ड गोल्ड, सेटल का मतलब है टू एंड ए डिसएग्रीमेंट, टू रिजोल्व ए मैटर। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड कोई डिसएग्रीमेंट था गोल्ड को लेकर या कोई सेटलमेंट होना था और उस गोल्ड को सेटल कर दिया, उस सेटल्ड गोल्ड के बदले में आपको नोट्स इशू किए जा रहे हैं, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। कलेक्टेड गोल्ड, कलेक्टेड गोल्ड का मतलब ऐसा गोल्ड जिसको कलेक्ट किया गया, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। कोई ऐसा गोल्ड नहीं था जिसको कलेक्ट किया जाना था और उसको उस कलेक्शन के एक्सचेंज में नोट्स इशू किए जाने थे। नोट्स इशू किए गए थे डिपॉजिटेड गोल्ड के एक्सचेंज में। जो गोल्ड आप जमा करोगे बैंक में उतने की आप नोट ले जाओ। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं, 25 का फर्स्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम आपका आने वाला है। आपके लिए ऑल द बेस्ट। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।